नमस्कार, जोहार। मैं हूं श्रुति कुमारी और स्वागत है आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम नई दिशाएं में। इस कार्यक्रम में हम आपको किसी ऐसे व्यक्ति या संस्थान से अवगत कराते हैं जो झारखंड में कुछ नया काम कर रहे हों और झारखंड को एक नई दिशा की ओर लेकर जा रहे हों। जब हम शिक्षा के विषय में बात करते हैं तो आज भी झारखंड शिक्षा में भारत देश में काफ़ी नीचे पायदान पर आता है। ऐसे में सरकार के साथ साथ ज़रूरी है कि नागरिक भी झारखंड को एक प्रगति की राह पर लेकर चलें। हम आपको आज ऐसे ही एक व्यक्ति से मिलवाने वाले हैं जो झारखंड को शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जा रहे हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार श्रुति, थैंक यू सो मच मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए और इस कार्यक्रम के ज़रिए एक इनिशिएटिव को लोगों तक पहुंचाने के लिए। जी बिल्कुल। अजय जी प्रतिज्ञा ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उसकी शुरुआत उन्होंने की है। प्रतिज्ञा ऑर्गेनाइजेशन छोटे छोटे स्कूल्स में काम करता है, उसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो जानते हैं अजय जी से ही कि आखिर वो क्या काम कर रहे हैं और इसके पीछे उनका क्या मोटिव है। तो अजय जी, सबसे पहला सवाल हमारा ये रहेगा कि प्रतिज्ञा ऑर्गेनाइजेशन क्या है और वो क्या काम करती है। प्रतिज्ञा बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन अगर मैं कहूँ तो जब हमने शुरू किया था तो ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम प्रतिज्ञा होगा ये भी हमें नहीं पता था। हम लोग खुद ही कॉलेज में पढ़ रहे थे और एक यूथ ग्रुप का हिस्सा थे और जहाँ से हमें ये इंस्पिरेशन मिला कि हमें शायद अपनी पढ़ाई के बाद नौकरी करते हुए कुछ तो समाज के लिए करना चाहिए। तो हमारे घर के करीब जगन्नाथपुर बस्ती है जो कि काफ़ी बड़ी बस्ती है और लोग यहाँ पर बहुत अलग अलग जगह से लोग आते हैं, रहते हैं और फिर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाते हैं। तो हम वहाँ पर वॉलंटियरिंग करना शुरू किए एंड देन ग्रेजुअली हमें किसी ने सजेस्ट किया कि तुम जो काम कर रहे हो बट ये तो पर्सनली कोई तुम तक नहीं पहुँच पाएगा, तो इसको एक ऑर्गेनाइजेशनल रूप देना चाहिए। तो उन्होंने हमें गाइड किया कि हम ऑर्गेनाइजेशंस कैसे बनाएं और इसको एक संस्थागत ढांचा कैसे दें। इसी बीच में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक यूथ कॉन्फ्रेंस हो रहा था पुणे में, जहां पर हमारे मित्र गए और उन्होंने जो है वहां पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो भाषण था जिसमें उन्होंने कहा था कि यंग लोगों को जो है ओथ लेने की ज़रूरत है कि वो शिक्षा की जो ज्योति है उसको हर एक बच्चे तक पहुँचाएँ। तो ये हमें बहुत इंस्पायर किया और वो ओथ वर्ड जो है प्रतिज्ञा हिंदी में ट्रांसलेट होकर के प्रतिज्ञा नाम की संस्था बनी। 2007 में हमने ये संस्था शुरू किया। हम कुछ दोस्त लोग मिलकर के इसे शुरू किया हम लोगों ने। हमारा मकसद ये था कि हम किसी न किसी तरीके से जो है बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि जहां हम काम कर रहे थे वहां बहुत सारे बच्चे थे जो या तो फिनेंशियल क्राइसिस के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे थे या फिर वो ड्रॉप आउट हो गए थे। तो हमें लगा कि अगर हमें ये शिक्षा को कंटिन्यू रखना है तो इन बच्चों का स्कूल में होना बहुत ज़रूरी है। 40 बच्चों से हमने शुरू किया, लॉटरी के माध्यम से हमने स्टार्ट किया इसे। 40 बच्चे अलग अलग स्कूल्स में गए और उनके लिए हमने बहुत सारे हमारे दोस्त या हमारे परिचय में उनसे हमने आग्रह किया कि आप अगर एक बच्चे का खर्च उठा लें तो शायद ये बच्चा जो है स्कूल की पढ़ाई पूरी कर सकता है। तो इस तरीके से 40 बच्चों के साथ सफ़र शुरू हुआ और फिर हमने बैठ कर के संस्था का एक विज़न और मिशन पर काम करना शुरू किया कि सिर्फ हम क्या बच्चों को स्कूल तक पहुंचा के छोड़ देंगे या फिर हम उनकी शिक्षा को पूरी करने में हम मदद करेंगे। बिल्कुल। तो विज़न ये बना कि हम हर एक बच्चे और हर एक यंग लोगों को जो है एक क्वालिटी एजुकेशन के तरफ जो है लेकर के जाएं और उन्हें जोड़ें। मिशन जो जोड़ता है हमें, तो हम लोग 4 ई के ऊपर काम करते हैं। पहला इंश्योर होता है, तो हम एक ऐसा स्पेस उन्हें इंश्योर करें जहाँ पर वो कुछ सीखें, कुछ सिखा पाएँ। फिर दूसरा ई जो है वो इक्विप होता है, जहाँ पर हम उन्हें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नॉलेज, बहुत सारे स्किल्स जो हैं उनको हम देते हैं। तीसरा ई इनेबल पर हम काम करते हैं, जहाँ पर उनको मौका मिलता है कि वो जो भी चीज़ सीखे हैं उसको अपने आसपास में, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में जो है उसको वो लगा करके देखें। एंड चौथा ये एम्पावर होता है, तो जहाँ पर ये सारी चीज़ें करने के बाद वो खुद को सशक्त महसूस करते हैं और इसके अलावा
जो उनके अराउंड में जो इकोसिस्टम है, तो माता पिता हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, यंग लोग हो सकते हैं, हम उनको प्रेरित करते हैं कि आप इस बच्चे के लिए वो इकोसिस्टम बनाएं। तो ये 4 ई के मदद से जो है हम एक बच्चे का पूरा जर्नी जो है एडुकेशन वाले सिस्टम में पूरा करने की कोशिश करते हैं, और संस्था जो है इसी तरीके से काम कर रही है। जी जी अजय जी, तो आपने बताया 4 ई आपने बोला था, एक बार फिर से आप बताएंगे कि वो 4 ई? इंश्योर, इक्विप, इनेबल, एम्पावर। जी, तो इन विषयों पर आप काम कर रहे हैं। अब मैं सबसे ज़रूरी चीज़ ये समझना चाहूँगी कि किन प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं और क्या क्या आपका काम रहा है, इसके विषय में थोड़ा सा बताइएगा। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ हम लोग जो भी प्रोग्राम है उसे हम प्रोजेक्ट मोड में हम नहीं सोचते हैं, हम उसे प्रोग्रामेटिक मोड में सोचते हैं, ताकि वो प्रोग्राम के रूप में रहे, वो चलता रहे। प्रोजेक्ट जो है वो समय की बाध्यता वाली बात आ जाती है, तो हम कोशिश करते हैं उसे अवॉइड करने का। तो प्रोग्रामेटिक अगर देखें तो हमारे 3 मुख्य कार्यक्रम हैं। पहला एक्सेस टू एडुकेशन है। एक्सेस टू एडुकेशन में जहाँ हम स्कूल के अंदर जो है काम करते हैं, इनरोलमेंट, रिटेंशन, स्कूल को इनेबल करना, कम्युनिटी को इनेबल करना, ताकि बच्चा जो है वो स्कूल में रहे। तो एक्सेस टू एडुकेशन में हम बच्चों का एक्सेस पे काम करते हैं जी। इसके अलावा जो दूसरा कार्यक्रम है वो सृजन बचपन कार्यक्रम है। सृजन बचपन कार्यक्रम में हम लाइफ स्किल्स को लेकर के बहुत डीपली बच्चों के साथ काम करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हर एक बच्चे को जो है 10 ट्रेट्स जो लाइफ स्किल्स के होते हैं, ये उसको सीखना ज़रूरी होता है। तो हम इसे प्लेवे मेथड के ज़रिए, बहुत सारे इनोवेटिव अप्रोचेस के ज़रिए, गेम्स के ज़रिए हम बच्चों के साथ करते हैं, ताकि वो लाइफ स्किल्स को जो है वो सीखें और वो अपने जीवन में इस्तेमाल करें। इसी में हमारे पास फिर फिनेंशियल एडुकेशन है, जहाँ बच्चे जो हैं वो अपना खजाना चलाते हैं। खजाने में क्या होता है कि वो एक तो 2 बच्चा मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर होता है, जो चुनाव से वो जीत के आते हैं, और उनका काम होता है अपने ब्रांच को जो है 6 महीने तक लीड करना। इसके अलावा जो बाकी बच्चे हैं उनके पास जो है पासबुक होता है, 1 रुपया से अकाउंट खुलता है और वो सेविंग्स करना सीखते हैं। तो ज़रूरत यहाँ पर हम जो सिखाते हैं वो ज़रूरत और चाह के बीच का डिफरेंस। तो आज अगर मैं कहूँ तो प्रतिज्ञा में करीब 850 बच्चे हैं जो अलग अलग सेंटर्स से हैं, और इनके पूरे सामूहिक जो सेविंग्स हैं वो करीब 2.5 लाख से ऊपर हैं। तो हर एक बच्चे का एवरेज अगर ले ले तो 400-500 रुपया हर एक बच्चे के पास है, जो कि उसको इस्तेमाल करता है या करती है अपने मेडिकल पर्पस के लिए, या अपना किताब कॉपी खरीदने के लिए, अपना जूता या फिर बैग खरीदने के लिए, क्योंकि कभी कभी माता पिता मना कर देते हैं कि पैसा नहीं है और हम अभी नहीं खर्च कर सकते हैं। तो ये एक फिनेंशियल एडुकेशन है जो कि हम एक्सपीरियंशियल बनाने की कोशिश किए हैं। इसके अलावा जो डेमोक्रेटिक एडुकेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हम मानते हैं, क्योंकि ये लीडरशिप जनरेट करता है बच्चे के अंदर। तो डेमोक्रेटिक एडुकेशन में उसे चुनाव लड़ने का एक्सपीरियंस होता है, चुनाव में कैसे क्या बोलते हैं, मुद्दे क्या होंगे, इस तरीके से बच्चे जो हैं चुनाव लड़ते हैं। एक आई थिंक पब्लिक स्पीकिंग भी इसमें पब्लिक स्पीकिंग होता है बच्चे। इसके अलावा एक इलेक्शन कमीशन बनता है जो पूरा वोटिंग की प्रक्रिया को देखता है, और हर साल कुछ इलेक्शन कमीशन में भी बच्चे ही होते हैं, और वो एक ग्रुप होता है जहाँ नॉमिनेशन होता है, तो इनके सामने इंटरव्यू चलता है। तो इस तरीके का जितनी भी चीज़ें ये अपने इनोवेटिव तरीके से कर पाएँ, ये करने की कोशिश करते हैं। तो ये सृजन बचपन के कार्यक्रम को 2019 में यूथ सॉल्यूशंस रिपोर्ट में जगह मिली थी, क्योंकि हमने भी उस समय इतना एनालिसिस नहीं किया था, बट उसके जो क्वेश्चंस थे तो उसके कारण हमें पता चला कि हम इस कार्यक्रम के ज़रिए कितनी सारी चीज़ों को लेकर के जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये दूसरा कार्यक्रम है, और तीसरा कार्यक्रम जो है वो है युवा। तो युवा कार्यक्रम का बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था कि हम लोग ने जब ये संस्था शुरू की थी तो वो एक यूथ ग्रुप से जुड़ करके शुरू की थी। तो हमें लगा कि ये सफ़र रुकना नहीं चाहिए, हमारे बाद भी वैसे युवाएं आएंगे जो कि कुछ ना कुछ अपना इनिशिएटिव लेना चाहते होंगे। तो हम इस युवा कार्यक्रम के अंतर्गत जो है कुछ सेमिनार्स, वर्कशॉप्स के ज़रिए अलग अलग कॉलेजेस में रीच आउट करते हैं, जहाँ पर उनके साथ 1 दिन बिताते हैं, 2 दिन बिताते हैं, और कुछ चीज़ों पर चर्चा होती है। और इसके बाद एक समय होता है जब हम प्रतिज्ञा या प्रतिज्ञा जैसी संस्थाओं का सफ़र बताते हैं।
तो इससे प्रेरित होकर के बहुत सारे युवाएं हैं आज हमारे कांटेक्ट में, जिन्होंने उस 1 घंटे का वो इंटरेक्शन के कारण वो खुद अपना संस्था बनाए, खुद वो कुछ ना कुछ इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि वो 1 घंटा जो हमने साथ में बिताया था, तो किस तरीके से वो एक पहल जो है वो एक संस्थागत रूप लिया और आज इतने दूर तक पहुंचा। इसके अलावा युवा कार्यक्रम में थोड़ा हम लोग संविधान को लेकर के भी काम करते हैं। तो संविधान चूँकि 6-7 क्लास में बहुत लोग उतना समझ नहीं पाते हैं, बिल्कुल, तो इसे एक गेम बनाया गया है, एक गेम के रूप में इसे कन्वर्ट किया गया, जहाँ 5 सप्ताह जो है जोड़ियों में इसे करना होता है, कुछ टास्क मिलते हैं, करके सीखना होता है, तो बहुत मज़ेदार है। तो संविधान को लेकर के भी हम लोग थोड़ा युवाओं के साथ काम करते हैं। तो ये 3 मुख्यतः कार्यक्रम हैं जहाँ पर प्रतिज्ञा काम कर रही है और एक बच्चे को एक इकोसिस्टम देने की कोशिश कर रही है। आपने एक इकोसिस्टम में बताया था कि हम कम्युनिटी के ऊपर भी काम करते हैं, उसके विषय में थोड़ा विस्तार से बताएंगे? कम्युनिटी के साथ हम ऐसे काम करते हैं कि क्या होता है कि स्कूल जो है वो हमें हमेशा लगता है कि ये शायद सिस्टम का हिस्सा है या ये हमारा हिस्सा नहीं है, लेकिन स्कूल जो है वो बराबर सबका हिस्सा है। हमारे बच्चे उसमें पढ़ने जा रहे हैं तो वो हमारा हिस्सा कैसे नहीं हो सकता है। तो कम्युनिटी वाले पार्ट में हम ये करते हैं कि हम कम्युनिटी को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये स्कूल जो है ये आपका है और आपको जो है इसकी बराबर की खबर रखनी होगी, आपको इस डेवलपमेंट में साथ में आना पड़ेगा, तभी बच्चे जो हैं वो सही से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं गांव में कहूँ या कोई स्लम्स में कहूँ तो वहाँ पर स्कूल्स में अगर पेरेंट्स अगर अपना योगदान देने लगे, जहाँ पर वो जा कर के स्कूल में पूछना, समझना, इंगेज करना, तो मुझे लगता है कि स्कूल्स की छवि बहुत हद तक बदल जाएगी। जी, तो आप सिर्फ बच्चों के साथ साथ ही नहीं, माँ बाप के साथ भी काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उसके जो माँ बाप हैं, माता पिता हैं, वो भी इन्वॉल्व हो, समझें कि बच्चा आखिर क्या पढ़ाई कर रहा है, किस तरीके के डेवलपमेंट की ज़रूरत है बच्चे को, किस तरीके के इन्वायरमेंट की ज़रूरत है बच्चे को। तो इस विषय पर भी आप काफ़ी काम कर रहे हैं। तो माता पिताओं के साथ अगर हम कहें तो एक तो शिक्षा को लेकर के डायरेक्ट उनके साथ इंटरेक्शन होता है, लेकिन फिर हम जो ये पूरे 17 वर्ष का जो सफ़र रहा, इसमें हमें एक चीज़ तो ये समझ में आ गया कि चाहे वो किसी भी समुदाय का घर क्यों ना हो, माँ का रोल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है घर में। ना कि सिर्फ वो खाना बना के खिलाने तक, बल्कि वो जो नर्चरिंग होता है, जो वो परवरिश जो एक माँ देती है, वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो हमने माताओं के साथ काम करना शुरू किया और वो कड़ी ऐसे हुई कि लड़कियों का मैदान में आना थोड़ा सा कम हो जा रहा था एक उम्र के बाद। तो हमें लगा कि ये जगह को हम कैसे उनके लिए जो है एक सेफ स्पेस बना सकें। तो माताओं को किसी तरीके से अगर हम मैदान में लेकर के आए, उन्हें अगर हम एंगेज कर सके, तो हमें लगा कि हम शायद इस चीज़ को, इस कमी को पूरा कर सकते हैं। तो 2018 में हमने 90 माताओं को किसी तरीके से मैदान में लाया और उनकी मर्जी से उन्होंने चयन किया कि हम फुटबॉल खेलेंगे। तो एक फ्रेंडली टूर्नामेंट हुआ, 6 टीमें खेली, 15-15 माताओं की टीम थी और इसमें कोई विनर या रनर अप ऐसा नहीं था, हमने इसे फ्रेंडली बनाया था। जी। मकसद ये था कि वो आए और आकर के समझें कि ये खेलना कितना ज़रूरी है, क्योंकि खेलने से बहुत सारी शारीरिक बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं, जो शायद हम रुक जाते हैं तो वो बीमारियां हमारे शरीर में आती है। तो इस तरीके से 18 के बाद जब 19 में हमने इस कार्यक्रम का रजिस्ट्रेशन शुरू किया, तो 24 टीमों ने रजिस्टर किया, जो हम भी नहीं सोच पाए थे। तो 360 माताएं खेली। 20-21 में कोविड के कारण नहीं हो पाया, लेकिन 22 में कम्युनिटी से ही इतना प्रेशर था कि ये टूर्नामेंट क्यों नहीं हो रहा है। तो हमने 22 में फिर ओपन किया, तो वहाँ 32 टीमें खेली। पिछले साल भी 32 टीमें खेली थी, इस साल भी हम 32 टीमों के साथ ये टूर्नामेंट करेंगे। हालांकि लीग मैचेस में अगर ज़्यादा टीमें भी आती हैं तो वो खेलेंगी, बट जो मेन टूर्नामेंट है वो 32 टीमों के अराउंड में होने वाला है। और इस टूर्नामेंट में हमने एक जो बदलाव किया है, क्योंकि हमें लगा कि ये करने से शायद काम और अच्छा हो सकता है, तो हमने इस टूर्नामेंट में जो है सोशल एक्शन टास्क्स को डाला। कि हमने माताओं को कहा कि अगर आपको मैच खेलना है तो आपको ये कुछ काम करके आने होंगे।
तो जैसे कि उनको बाल विवाह पर या फिर यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य पर या फिर शिक्षा पर किसी भी तरीके से जो भी वो टीम सोचती है कि हमारे गांव में, हमारे समुदाय में ये एक मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उस पर जो है वो लोग काम करेंगी। और वो काम जो है हम लोग सेल्फ, फैमिली और कम्युनिटी, ये 3 लेवल पर हम टास्क देते हैं। पहले खुद को समझें, खुद समझे उस विषय के बारे में, फिर परिवार को समझाएं उस विषय के बारे में, और फिर समुदाय में आप पहल करें। तो इस तरीके से वो टूर्नामेंट खेलने के पहले जो है उनको वो काम करके आना होता है। वो हमारे पास वीडियो, ऑडियो या जो भी रैली निकाले, कुछ भी करे, वो हमें जमा करते हैं और फिर वो मैच खेलते हैं। ओ, तो आप उससे पहले एक छोटा सा एज अ टोकन आप काम करवाते हैं उनसे जी। तो अजय जी, मैं ये समझना चाहूँगी कि ये जो इनिशिएटिव आपने लिया माताओं को मैदान तक लाने का, कि जो उनकी बेटियां हैं, जो घर के बच्चे हैं, वो भी प्रेरित हो सकें अपनी माताओं से। एग्जैक्टली। तो इसका क्या असर आपको देखने को मिला है? आप 2018 से ये कर रहे हैं, इससे क्या बदलाव आपको देखने को मिला है कम्युनिटीज़ में? 2 तरह का बदलाव मैं कहूँगा। पहला बदलाव ये कि चूंकि माताएं एंगेज्ड होती हैं तो पूरा परिवार जो है अब एंगेज हो जाता है। अब हम देखते हैं कि पहले जहाँ पुरुष जो है वो नहीं आते थे मैच देखने के लिए, वो कहते थे कि अच्छा क्या ही खेलती है या कैसा ही खेलती है, परंतु अब हम देखते हैं कि पुरुषों का भीड़ होता है इन माताओं का मैच देखने के लिए। और वो पूरा, चूंकि बहुत लंबा मैच नहीं होता है तो उनके लिए भी समय होता है और वो पूरा समय बिताते हैं उस मैच के लिए। दूसरा चीज़ जो हमने बदलाव देखा, जिसलिए हमने शुरू किया था कि लड़कियों की जो भागीदारी है मैदान में वो कम हो जा रही है। आज अगर हम देखें तो हमारे हर एक सेंटर में 65 से 70% लड़कियां जो हैं वो स्पोर्ट्स में या फिर कोई भी दूसरे गतिविधि में हिस्सा लेती हैं। साथ ही साथ अलग अलग तरह के गेम्स, ना कि सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल, बल्कि अब तो वो लोकल गेम्स को, जैसे पिट्टो हो गया, कित-कित हो गया, इनमें जो है अलग अलग एलिमेंट्स को जोड़ रहे हैं कि खेल का मज़ा को थोड़ा बदलें। और जिस तरीके से मातृशक्ति चल रहा है कि काम करके आना है एंड फिर टूर्नामेंट खेलना है, तो यहाँ पर भी वैसा ही है कि आपको, जैसे कित-कित है तो उसमें बाल अधिकार को घुसा दिया कि इतना पॉइंट्स आया तो ये सवाल आएगा, इस सवाल का जवाब देना। तो इस तरीके से बहुत सारे गेम्स बने हैं। सांप सीढ़ी का गेम में नशा को घुसाया है। तो इस तरीके से तो मुझे लगता है कि ये एक जो बदलाव आया है कि माताएं जब मैदान में आई तो उसके बाद अभी लड़कियों के लिए जो है वो रास्ता खुल गया है। अब वो हम देखते हैं कि 17 तक तो वो कम से कम खेल रही हैं। और जो हमारे लिए बहुत सेटिस्फैक्ट्री है कि 18 वर्ष जो हम एक बच्चे का डेफिनेशन कहते हैं कि 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, उस उम्र तक जो है बच्चे को खेलने का अधिकार होता है और उससे वो वंचित नहीं रह रही। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिला है कम्युनिटीज़ में, जहाँ पे जो लड़कियां हैं वो अब सामने आ रही हैं, आगे आ रही हैं और अपने हुनर का प्रदर्शन कर रही हैं एक तरीके से। जी। और ये सबसे बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई अजय जी कि खेल के माध्यम से आप बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और अलग अलग खेल जो हम गाँव में बचपन में खेलते थे, पिट्टो हो गया, कित-कित हो गया, इनके माध्यम से बच्चे पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो एक तरह का जो एक सेगमेंट है ना जिसको इंफोटेनमेंट कहते हैं कि एंटरटेनमेंट के साथ इंफॉर्मेशन ग्रास्प करना, एड्यूटेनमेंट, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट साथ में, इससे क्या होता है बच्चे शायद इंटरेस्ट भी ज़्यादा लेते हैं और उसको समझने की भी काफ़ी कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली। अजय जी, मतलब आपने जो अभी तक अपनी जर्नी बताई है वो काफ़ी प्रेरणादायक रही है और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को और बाकी संस्थानों को भी इससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मैं समझना चाह रही थी कि जब आपने ये शुरुआत की, किन किन जगहों पे झारखंड में आपका काम चल रहा है, सबसे पहले तो ये। और दूसरा मैं ये समझना चाहूँगी कि फ़िलहाल जब भी आप इस तरीके के काम को लेकर आगे जाते हैं तो किन प्रकार की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है और उन परेशानियों को आप कैसे टैकल करते हैं और उससे कैसे आगे बढ़ते हैं? तो प्रतिज्ञा जब शुरू हुई थी तो हम रांची में सिर्फ जगन्नाथपुर में काम करते थे, बट स्लोली हमें लगा कि जो हम काम कर रहे हैं क्या हमें उसे गांव में भी एक बार देखना चाहिए करके। तो हमने फिर खूंटी जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है हमारा, तो वहाँ पर कर्रा ब्लॉक में हमने काम शुरू किया। तो उसमें सिर्फ एक गांव में हमने काम किया। इसके बाद
अभी अगर प्रतिज्ञा को देखें तो प्रतिज्ञा रांची, खूंटी और पाकुड़ में 3 डिस्ट्रिक्ट में जो है हम काम कर रहे हैं, शिक्षा को लेकर के काम कर रहे हैं। आपने परेशानियों के बारे में पूछा, तो ऑब्वियसली इस तरह के काम में परेशानियां खूब होती हैं और शायद हमारा रोल वहीं पर आता है कि हम कैसे उस परेशानी को जो है आसानी में बदल सकें। बिल्कुल। तो मैं एक एग्जांपल सिर्फ देना चाहूँगा कि जब हमने कर्रा में गांव में शुरू किया, चंदापारा नाम की गांव है, वहाँ पर जब हमने काम शुरू किया तो वहाँ पर हम सरकारी स्कूल के कॉरिडोर में जो है बच्चों का सेशंस लेते थे। लेकिन फिर हमें पता चला कि भाई बारिश में और ठंड में तो बच्चे आ ही नहीं रहे हैं, मतलब क्योंकि वो भीग जाएंगे, ठंड भी लगेगी। तो हमें एक रूम की ज़रूरत थी। तो हमने गांव के लोगों को कहा कि अगर कोई रूम हमें रेंट पे मिल जाए तो हम वहाँ पर जो है 3 दिन सेशन चला सकते हैं। तो इस बीच में क्या हुआ कि एक मौका आया जहाँ पर वो वहाँ के 2 बच्चे जो है दिल्ली जाने का मौका मिला। तो वो बच्चे राजधानी एक्सप्रेस में बैठ करके और दिल्ली तक पहुँचे। वहाँ पर अलग अलग जगह उन्हें घुमाया गया, 7 दिन तक वहाँ रहे। तो ये वैसे बच्चे थे जिनसे नाम पूछने पर शायद वो इधर उधर देखने लग जाते थे। और वो बच्चा जब वापस आकर के अपने गांव में, अपने समाज के सामने पूरी की पूरी जर्नी को बताता है कि मैं ट्रेन में कैसे चढ़ा, खाना आया तो दिल्ली पहुंचा, वहाँ देखा ये सारी चीज़ें, वहाँ दूसरे राज्यों से बच्चे आए थे, तो उनको लगा कि ये बच्चों के अंदर बहुत बदलाव लेकर के आ रहा है। बिल्कुल। तो फिर स्लोली उन्होंने ग्राम सभा में ये बात को उठाया और कहा कि इस संस्था को शायद हमें कुछ मदद करनी चाहिए। तो चंदापारा में जो है एक रूम बना है जो मिट्टी और खपड़े का है, जिसमें 100 बच्चे बैठ कर के आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो हमने इसे 3 दिन के जगह अब इसे बदला कि अब हम इस लोगों ने इतना मेहनत करके हमें बना के दिया है तो हम इसे हर दिन खोलेंगे। तो वहाँ हर दिन शाम में 6:30 से 9:30 बजे बच्चे जमा होते हैं, पढ़ाई करते हैं और 2-3 गार्जियन बाहर रहते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। तो इस तरीके से परेशानियों के लिए हम कम्युनिटी को ही जो है इंस्पायर करते हैं कि वो कैसे उसमें साथ में आए। बिल्कुल। आपने एक स्कॉलरशिप चला के रखा है प्रतिज्ञा ऑर्गेनाइजेशन में, जहां बच्चों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। उसके विषय में थोड़ा और समझना चाहूँगी और ये भी जानना चाहूँगी कि इससे क्या प्रभाव आपने देखा है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी के ऊपर। तो स्कॉलरशिप से ही हमने एक्चुअली अपनी जर्नी शुरू की थी। तो यहाँ पर एक डोनर होते हैं, जो डोनर पूरे दुनिया से कोई होते हैं और वो एक बच्चे की पढ़ाई को सपोर्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम सिर्फ स्कूल की फीस भर के हम भूल नहीं जाते हैं। हमारे पास पूरा प्रॉपर ट्रैकिंग मैकेनिज्म बना हुआ है कि बच्चा कितना दिन स्कूल जा रहा है, कौन कौन से चीज़ों में भाग ले रहा है, ये सारा चीज़ हम लोग जो है वहाँ से इकट्ठा करते हैं और ये डोनर के साथ शेयर भी होता है। तो ये स्कॉलरशिप में क्या है कि अभी 7,200 रुपया प्रति वर्ष एक बच्चे का हम लोग एक डोनर से लेते हैं, जो कि उसके लाइफ स्किल्स एडुकेशन और उसके स्कूल के एडुकेशन पर खर्च होता है। और ये स्कॉलरशिप के माध्यम से अभी हम लोग हर वर्ष करीब 80-90 बच्चों को जो है स्कूल तक पहुंचाने की काम करते हैं। तो उसका बहुत रिगरस प्रोसेस है कि एप्लीकेशंस आते हैं, फिर उनका पूरा का पूरा वेरिफिकेशन होता है कि कहीं हम किसी गलत व्यक्ति को ना सपोर्ट भेज दें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसके बाद जो बदलाव की आप बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि 5-6 बच्चे तो वैसे हैं जो हमारे साथ आज जुड़ करके संस्था को लीड कर रहे हैं। तो जिन्होंने इस स्कॉलरशिप के माध्यम से पढ़ाई की, अपने आप को सशक्त बनाया और आज जो है वो संस्था को लीड कर रहे हैं। एक बच्ची अभी आज केनिया में है, जो एक बहुत ग्लोबल एक एडवोकेसी लीडरशिप प्रोग्राम के कोहोर्ट में वो गई है और सबसे यंग लड़की है। और इसी तरीके से जो है और भी लड़के और लड़कियां जो हैं यहाँ से पढ़ के पास किए हैं और आज अपने हायर एजुकेशन में पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोई जॉब कर रहा है। तो मुझे लगता है कि वो एक स्कॉलरशिप जो 10वां तक उनको पढ़ाया और फिर जो एस्पिरेशन बिल्ड हुआ, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं रोकी और आज वो ग्रेजुएशन या मास्टर्स करके कहीं ना कहीं जो है वो अच्छे जगह पे सेटल है। तो हम कह सकते हैं कि एक सीधा असर और इम्पैक्ट देखने को मिला है, जहाँ पे बच्चे अपना जीवन बना पा रहे हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं या कहीं बाहर पढ़ने गए हैं।
इस तरीके की जो कहानियाँ होती हैं वो लोगों के दिलों तक पहुँचती हैं अजय जी, और काफ़ी प्रेरणादायक होती है एक तरीके से। तो ये जो झारखंड के युवा हैं आज के, उनके लिए क्या आपका कोई मैसेज है जो आप बताना चाहेंगे जिससे वो भी ऐसे कामों से जुड़ सकें और झारखंड के को शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जा पाएँ? जी, तो जब भी युवा का बात होता है तो मुझे और मेरी टीम में भी कि हम लोग हमेशा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को याद करते हैं कि वो यंग लोगों को जिस तरीके से प्रेरित करते थे, मतलब वो एक व्यक्तित्व अपने आप में अलग थे। तो उनका कहना था कि युवाओं के पास असीम शक्ति होती है, हम इस उम्र में जो है कुछ भी कर गुजरने का हमारे अंदर जो है वो ताकत होता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। हम शिक्षा तो ले रहे हैं, अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को एक जगह तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम इस समुदाय के बिना तो नहीं रह सकते हैं, चाहे हम यहाँ रहें, चाहे अमेरिका में रहें, चाहे कहीं। समुदाय और समाज का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है किसी भी एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। तो मुझे लगता है कि हर एक युवा को अपने स्तर पर, मैं ये नहीं मानता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो है संस्था शुरू कर दे या हर एक व्यक्ति जो है सिर्फ डेवलपमेंट सेक्टर में आ जाए। हर एक व्यक्ति का अपना अपना समाज में इम्पोर्टेंस है, वो होना ही है। लेकिन हाँ, हम अपने मन में, अपने दिमाग में एक ये चीज़ तो हमेशा रख सकते हैं कि हम जब खुद इनेबल हो जाएं तो हम क्यों ना किसी और को भी जो है इनेबल करने का और एम्पावर करने का काम करें। बिल्कुल। अजय जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रतिज्ञा संस्थान है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, और ना सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में वो लोगों को भी सशक्त कर रही है, बच्चों को पढ़ाने से ज़्यादा उनका ओवरऑल डेवलपमेंट उसके विषय में बात कर रही है। साथ में जो आपने समुदाय की बात करी उसके ऊपर भी खासा ध्यान दे रही है। तो सबसे पहले तो अजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आज आए और हमें इतना कुछ बतलाया उसके लिए। थैंक यू सो मच श्रुति जी। मुझे लगता है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म से ही जो है संस्थाओं के बारे में लोग जान पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम अपनी ऑडियंस से भी विदा लेते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार। जोहार, धन्यवाद।